Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is pollution, a global threat. And the key elements that we will study are air pollution, natural causes of air pollution by human activities, harmful effects of air pollution, how to prevent air pollution, water pollution, sources of water pollution, Ganga Action Plan, controlling water pollution and purifying water to make it potable. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हवा यानी कि एयर सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. खाने और पानी के बिना हम कुछ टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन एयर या हवा के बिना कुछ सेकंड्स भी सरवाइव नहीं कर सकते. हमें ये भी पता है कि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जैसा पहले होता था. इसकी क्वालिटी और प्योरिटी दिन बर दिन गिरते जा रही है. तो ये टाइम इमेजिन करना मुश्किल नहीं है जब हमें फ्रेश हवा या फ्रेश पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो लेट अस बिगिन विद एयर पोल्यूशन. जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है. इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.95% इनर्ट गैसेस हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी गैसेस के भी कुछ ट्रेसेस हैं. उसके साथ साथ इसमें वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. अलग अलग जगह पे एयर की जो कॉम्पोजिशन है, उसके जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अलग अलग, उनके थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं. इसके अलावा एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं जिनकी क्वांटिटी अगर नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनका बुरा असर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है. इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन. सिंपली अगर हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को हम एयर में मिला देते हैं तो इन सब्सटेंसेस से एयर पोल्यूशन हो जाती है और इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट्स. कुछ एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, जिनको अगर हम इनहेल कर लें तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस होते हैं. जिन लोगों को हार्ट या लंग डिजीज़ेस होते हैं या फिर जो बहुत बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. लेट अस लुक एट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं. कुछ हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कुछ रीजंस नेचुरल कॉजेज से हैं जिनको हम शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते. सो लेट अस लुक एट द नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. द फर्स्ट वन इज़ इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज. वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है लावा के साथ. जब एक्सप्लोजन होता है तो एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट आता है विंड एंड स्टॉर्म्स. जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या स्टॉर्म्स होते हैं तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डस्ट और सैंड जो है वो एयर को पोल्यूट करती हैं. फिर नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट फायर. जब भी किसी जंगल में आग लगती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक और ऐश यानी कि राख हवा में रिलीज होती है. फिर आता है मार्शलैंड. जो मार्शलैंड्स होते हैं वहाँ पे कुछ मीथेन टाइप की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो एयर में मिक्स होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं. लेट अस नाउ लुक एट एयर पोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एयर में पोल्यूशन कुछ सालों में बढ़ चुकी है. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ गई है, उनमें से एक है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स, इनसे जो स्मोक रिलीज होती है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत अलग अलग हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं. जब व्हीकल्स का नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये गैसेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं और एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल है. पहली इनमें आती है कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल या वुड की इनकम्प्लीट कंबस्टन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है.
ये अगर नेचुरल या सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की कंबस्टन हो तब भी रिलीज होती है। इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम होता है, और अगर ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाए तो ये हमारे रिफ्लेक्सेस को स्लो कर देती है और एक्सट्रीम कंडीशंस में डेथ भी कॉज करती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कोल, ऑयल या नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप फॉसिल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। ये पॉइजनस गैस है और ये हमारे लंग्स को डैमेज करती है और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीजेस कॉज करती है। इससे प्लांट्स भी डैमेज होते हैं, जिनके की जो लीव्स हैं वो सूख जाते हैं और कर्ल होके नीचे गिर जाते हैं। फिर आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर CFCs. These are the gases that are released mainly from air conditioning and refrigeration systems, aerosol sprays like deodorants, perfumes etc. CFCs जब हवा में रिलीज होती हैं तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ये ओजोन लेयर अर्थ के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर या शील्ड की तरह काम करती है, जिससे कि सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो नीचे तक ना पहुँचें। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इन कंपाउंड से इंसुलेशन मटेरियल बनता है एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स का। देन कम्स लेड। ये एक हार्मफुल मेटल है जो पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाइज एक्सेट्रा में होता है। ये पॉइजनस है। इससे ब्रेन, लिवर और किडनीज में डैमेज होता है। आप जब भी पेट्रोल पंप से अपनी कार में पेट्रोल रिफिल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अनलेडेड पेट्रोल ही यूज करें। फिर आती है ओजोन। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। इससे हमारी आईज में इचनेस, बर्न और वाटरिंग होती है। ग्राउंड लेवल पे जो व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज हैं ये ओजोन एमिशंस के मेजर सोर्स हैं। नेक्स्ट आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको SPM बोलते हैं। ये बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो एयर में स्मोक, डस्ट और वेपर के फॉर्म में होते हैं। ये मेन सोर्स होते हैं हेज क्रिएट करने का, जिससे कि हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। जितने छोटे ये पार्टिकल्स होंगे उतना वो इनहेल करने पे हमारे लंग्स में जाएंगे और लंग्स को डैमेज करेंगे और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये भी रिलीज होते हैं ऑटोमोबाइल से जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये वो ऑक्साइड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं फ्यूल के बर्न होने पे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या कोल। अगर आप फॉगी हेज देखेंगे सिटीज़ के ऊपर सर्दियों के टाइम में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है स्मॉग। पोल्यूटेड एयर में स्मोक होती है और बहुत सारे अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्मोक से कंबाइन करते हैं, तो उनसे आपके विंटर फॉग बनता है। और जो बाकी के पोल्यूटेंट्स हैं वो जब स्मोक से कंबाइन करते हैं तो स्मॉग बनता है। स्मॉग जो है इसके वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से फ्लाइट्स डिले होती हैं या कैंसिल हो जाती हैं। फायर क्रैकर्स जब दिवाली पे लोग बर्न करते हैं तो एक सिमिलर कंडीशन क्रिएट हो जाती है। स्मॉग से ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है। बड़े सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं जैसे कि एस्थमा, वीजिंग एंड ब्रोंकाइटिस। इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जैसे कि जो केमिकल प्लांट्स हैं या स्टील की इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री है, शुगर और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक और पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, लेड पार्टिकल्स और CFCs रिलीज होते हैं, जिनसे एयर पोल्यूट होती है। For example, the emission from the oil refinery at Mathura and the numerous coal burning industries at Agra contains sulfur dioxide, which causes acid rain.
थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल को बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो स्मोक है और जो फ्लाई ऐश है वो रिलीज होके एटमॉस्फेयर में जाता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसके अंदर बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं सिलिका, एल्यूमिनिया, लेड, आर्सेनिया एटसेट्रा के। इनकी वजह से इरिटेशन होती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं रेडियो एक्टिव रेज को रिलीज करके। डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड का डिमांड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रीज को कट करके जंगलों को साफ किया जा रहा है। इससे क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है तो पोल्यूशन बढ़ रही है। Now let us do this activity to check the level of air pollution at different spots in your city. Take sample of leaves from different spots of your city like very heavy traffic area, garden, school, outside your colony and some pieces of thin clean clothes. Clean all the leaves with different pieces of clothes. Make a table in your notebook and note that in which area the leaves are dirty. Harmful effects of air pollution. एयर पोल्यूशन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को खराब करते हैं। सो लेट अस लुक एट अ फ्यू। फर्स्ट इज एसिड रेन। कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये रिलीज होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। ये गैसेस जब पानी के वेपर्स यानी कि भाप के साथ क्लाउड्स में कंबाइन करती हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। अब जब इन बादलों में से बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इसलिए इनको एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन से पानी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, फॉरेस्ट या जंगल डैमेज होते हैं, सॉइल के रिसोर्सेज जो हैं उन पे गलत असर पड़ता है और ह्यूमन हेल्थ पे भी गलत असर पड़ता है। एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स, स्टैचूज, स्पेशली जो मार्बल या स्टोन से बनी होती हैं उनमें करोजन होती है। और एक फिनोमेना है जो मार्बल की करोजन का, उसको कहा जाता है मार्बल कैंसर। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने कई बार नर्सरीज में ग्रीन हाउसेस देखे होंगे। ये छोटे से ग्लास के बिल्डिंग या घर जैसे नज़र आते हैं। इनमें प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं स्पेशली विंटर के टाइम में। ग्रीन हाउस की जो दीवारें और छत है वो ग्लास से बनी होती हैं। तो जब सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है तो सन की जो हीट है वो दिन के टाइम इसको ट्रैप कर लेते हैं और अंदर वाली हीट को बाहर एस्केप नहीं करने देते। इसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर हीट बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से ये गर्म रहता है उस टाइम पर भी जब बाहर का टेम्परेचर चाहे 0 या उससे भी कम हो। इस हीट के बिल्डअप को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको यूज करते हैं सब्जी या फूल उगाने के लिए उस टाइम पे जब ये एक्सट्रीम कोल्ड में बाहर नहीं उग सकते। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी इन ग्लास की वॉल्स और छत की तरह एक्ट करता है, जो कि जैसे कि हम ग्रीन हाउस में देखते हैं। तो कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तो होते हैं। अब ये सनलाइट में ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये गैसेस अलाउ करते हैं कि सनलाइट इनसे फ्रीली पास करके अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाए। लेकिन जब अर्थ की सरफेस गर्म हो जाती है तो ये गैसेस रेडिएटेड हीट रेज जो हैं उनको वापस स्पेस में जाने से रोकते हैं। इसके रिजल्ट से जो ये गर्मी है, हीट है, वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होके रह जाती है और अर्थ का टेम्परेचर कंफर्टेबल रहता है। सिंस द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एज वेल एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर act in a manner similar to a greenhouse, these are known as greenhouse gases. So if there was no atmosphere,
the average temperature on earth would have been a frigid -15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हीट है वो ट्रैप हो रही है। इसकी वजह से अर्थ की सरफेस गर्म होती जा रही है। अब इस रीज़न से जो अर्थ है यूजुअल से ज़्यादा या जैसी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोल्स हैं, हमारे पोल्स वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से सी का लेवल बढ़ रहा है और फ्लड्स ज़्यादा आ रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या फिर ओजोन होल, जो एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर एक ओजोन गैस का ब्लैंकेट के जैसा कवर है। अब ये जो लेयर है ओजोन गैस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि ये सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक पहुँचें तो बड़ी सारी बीमारियां जैसे कि स्किन की बीमारियां कॉज कर सकती हैं। तो ये लेयर जो है ये भी एयर पोल्यूशन की विक्टिम बन चुकी है। अब पता चला है कि एक बड़ा हिस्सा ओजोन का डिप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है दिन बर दिन। अब ओजोन लेयर जो कम हो रही है वो कुछ केमिकल्स की वजह से है, जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFCs कहते हैं। अब एंटार्क्टिका और आर्कटिक सर्कल के ऊपर ओजोन होल्स देखे गए हैं। एयर पोल्यूशन अ थ्रेट फॉर द ताजमहल। ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में से एक है, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से उसको भी खतरा है। जो एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स हैं नेबरिंग फैक्ट्रीज, जैसे कि जो रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और स्पेशली जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से जो मार्बल, वाइट मार्बल का ट्रांसलूसेंट सा कलर था वो अब डिसकलर्ड हो चुका है, डल हो चुका है। एक्सपर्ट्स ने ये वार्न किया है कि जो सफ़ेद मार्बल का ताजमहल है वो ऑलरेडी बड़े सारे डिसकलरेशन के पैचेस डेवलप कर चुका है। अगर ये फ्यूम्स और ज़्यादा एमिट होते रहे, स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी से, तो इनकी वजह से जो ताजमहल का मार्बल है उसमें करोजन का खतरा है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 292 कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो आगरा के आसपास हैं वो नेचुरल गैस को स्विच करें, नहीं तो वो अपनी इंडस्ट्री को किसी और जगह लगाएं। इस ऑर्डर के बाद जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी और उसकी जो बहुत सारी फाउंडरीज हैं उन्होंने एक्सपेंसिव पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को इंस्टॉल करा। So plying of motor vehicles within a radius of 500 meter around the monument has also been banned. How to prevent air pollution? अब ये कोई आसान काम नहीं है कि हम अपनी हवा को साफ कर सकें ताकि वो हमें जब ब्रीथ करें तो वो हेल्दी एयर मिले, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड में सब लोग इस तरफ ध्यान दें तो हमारे प्लैनेट की जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सकती है। जो इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स हम ले सकते हैं, सबसे पहले तो पेपर, ड्राई लीव्स, प्लास्टिक बैग्स और गार्बेज को हमें जलाना छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो एरोसॉल्स हैं जो कि परफ्यूम स्प्रेज में, डिओडोरेंट स्प्रेज में, कॉस्मेटिक्स में या और जो दूसरे स्प्रेज हैं ना जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उनको हम यूज़ करना छोड़ दें बहुत टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ हमें ग्रो करने चाहिए। हमारी तरफ से एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है ट्री प्लांटेशन। इससे क्या होगा, इस छोटे से स्टेप से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इंडिया में वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें लाखों ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है।
Smokeless sources of energy like CNG should be used in automobiles. This gas is now used instead of unleaded petrol by public transport in Delhi. Automobiles का यूज कम कर देना चाहिए, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही से प्रमोट करना चाहिए और इसी तरह जो शॉर्ट डिस्टेंसेस है वहाँ पे चल के या साइकिल से जाना चाहिए। कुछ साल पहले दिल्ली वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में गिनी जाती थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने इतने सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए कि ये सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। कुछ स्टेप्स जो यहाँ की गवर्नमेंट ने लिए वो हैं कि ट्रांसपोर्ट या जो गुड्स व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट कर दिया गया, जैसे कि जो 15 साल से पुराने हैं उनको यूज़ करने पे बैन हो गया। इसी तरह से जो अनलेडेड पेट्रोल या सीएनजी ड्रिवन व्हीकल्स हैं उनमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सिमिलरली अप्लाइंग एनर्जी एफिशिएंट एंड नॉन पोल्यूटिंग सीएनजी बसेस एंड ऑटो रिक्शाज। फिर बड़े स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म सेटअप कर दिए गए व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स के लिए। हर व्हीकल ओनर के लिए ये ज़रूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि वो अपने पास वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC का सर्टिफिकेट रखे और अपने व्हीकल को उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करे। लेट अस लुक एट वाटर पोल्यूशन। हमारे प्लैनेट का एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है पानी, वाटर। ये हमारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को एक नेचुरल हैबिटेट और इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। अर्थ की सरफेस पे 71% जो है वो पानी है और हमारी बॉडीज़ भी 65% पानी से ही बनी हुई हैं। सबको पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए। रिक्रिएशन या बहुत सारे जो लाइफ के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए भी साफ़ पानी चाहिए। जितना भी अर्थ पे पानी अवेलेबल है उसमें से 97% जो है वो ओशंस और सीज़ में प्रेजेंट है, जो कि सॉल्टी वाटर है, इसलिए पीने के लिए या यूज़ करने के लिए सूटेबल नहीं है। जो बाकी का बचा हुआ 3% पानी है वो फ्रेश वाटर है। अब इस फ्रेश वाटर का जो मेजर पोर्शन है यानी कि 79% वो मिलता है फ्रोजन ग्लेशियर्स या आइस कैप से और 20% मिलता है अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से। सिर्फ 1% है जो लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स या वेटलैंड्स में होता है। इसकी वजह से जो सरफेस पानी है उस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी ड्रिंकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ की नीड्स के लिए। लेकिन इग्नोरेंस और इसके मिसयूज़ की वजह से जो ये अवेलेबल वाटर है ये पोल्यूट हो रहा है धीरे धीरे और हम लोगों को अभी भी इतनी परवाह नहीं है कि हम इसे प्रिजर्व करें या कंजर्व करें। वाटर पोल्यूशन जो है वो पानी की कंटामिनेशन है जो कि केमिकल या बाकी के कुछ और अलग फॉरेन सब्सटेंसेस से होती है और ये ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जिनसे कि वाटर पोल्यूशन होती है इनको कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। So let us do this activity to observe how water pollution affects the growth of plants. Take 5 to 10% detergent solution, fast growing seeds and 2 small containers with soil. Soak the seeds overnight. Plant equal amounts of seeds in the 2 containers. Mark one container as 1 and another as 2. Water container 1 with ordinary water and container 2 with detergent solution. Observe the growth of seeds for a few days and write your observation in the given table. You will find that the detergent restricts the plant's growth. In the same way, plants growing in polluted water will be affected adversely. Sources of water pollution. पहला है domestic sources. हमारे घर में जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज है वो ड्रेन से हमारे घर से बाहर जाता है। आइडियली ये जो सीवेज है इसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद वाटर बॉडीज़ में इसे रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो सीवेज का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है
तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको डायरेक्टली नदियों में फेंक दिया जाता है। जो डोमेस्टिक सीवेज है उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें फूड वेजिटेबल वेस्ट आता है, और जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो हमें मिलता है सोप, डिटर्जेंट या बाकी के जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, शैम्पू, लोशन, मॉइस्चराइज़र, हेयर डाई, ब्लीच और इस तरह के बाकी प्रोडक्ट से। जो अनट्रीटेड सीवेज है ये बन जाता है डिजीज़ का कैरियर, क्योंकि इसके अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? ह्यूमन और एनिमल फेसेस में। Another measurement of water pollution is biological oxygen demand, that is BOD. BOD is the amount of oxygen needed by microorganisms to decompose the organic waste present in the sewage. The higher amount of BOD, the more polluted the water is. The higher amount of organic material in the sewage, the higher is the BOD. Next आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कुछ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि एसिड्स, मेटल्स जैसे कि मर्करी, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, फ्लोराइड्स या फिर गरम लिक्विड्स जो होते हैं, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में निकलते हैं। इनको डायरेक्टली अगर आपने वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया तो ये पोल्यूट हो जाती हैं और ये पानी यूज़ के लिए अनसूटेबल होता है। फिर आते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स या जो बाकी केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ये जब बारिश के पानी के साथ बह करके नदी जैसे पानी के सोर्सेज में मिल जाते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो पेस्टिसाइड्स हैं वो फिश के लिए पॉइजनस होती हैं, और जो एनिमल्स या ह्यूमंस हैं वो भी अगर ऐसा पानी को कंज्यूम करें तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कई बार लोग जो हैं प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉली बैग्स, एम्प्टी पैकेट्स जिनमें खाना पीने की कोई भी चीज़ आई होती है उनको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं। प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिसकी वजह से पानी में पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। कुछ प्लास्टिक्स जो कि बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट चुके होते हैं वो सी क्रीचर्स जो हैं या एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो उन्हें खा लेते हैं और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बड़े सारे पावर जनरेशन प्लांट्स हैं जो कि लेक्स और रिवर्स के आसपास लोकेटेड होते हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गर्म पानी जो है वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाता है। अब ये जो गर्म पानी है ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो ऑक्सीजन है उसको कम कर देता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब इससे जो पानी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इन फैक्टर्स के अलावा ऑयल स्पिल एक मेजर प्रॉब्लम है ओशंस और सीज में। जो ऑयल टैंकर्स हैं या ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उनसे ऑयल लीकेज होती है पानी के अंदर। ऑयल जो है वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो पानी में मिक्स नहीं हो सकती। तो कम ऑक्सीजन की वजह से जो मरीन लाइफ है उनको भी खतरा होता है। Do you know up to which extent polluted water affect us? Many diseases like cholera, dysentery, measles, typhoid, etc. are caused due to consumption of polluted water. Industrial waste contain compounds of mercury, cadmium, lead, arsenic, chromium, etc. which are highly poisonous. They cause serious disorders of many kinds and may even cause death. Studies show that Minamata disease in Japan occurred due to traces of mercury in water. Symptoms of this disease are losing hair and teeth followed by paralysis of some organs. The local people were eating fish from the sea where mercury wastes were dumped.
It was found that mercury had gone into the body of the local people through the fish they ate. Similarly, fluorides in water can cause fluorosis, which affect teeth and bones. गंगा एक्शन प्लान. वर्ल्ड की 10 एंडेंजर्ड रिवर्स में से गंगा एक है. हर रोज इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज़ और बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों को डिस्पोज किया जाता है. ये रिवर कई कई जगह पे तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, जहाँ पे इसका पोल्यूशन लेवल इतना हाई है कि वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक लाइफ सरवाइव ही नहीं कर सकती. गंगा एक्शन प्लान और गैप, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रैल 1985 में लॉन्च किया था ताकि गंगा रिवर का पोल्यूशन कम किया जा सके. इस पोल्यूशन को तो बहुत ज़्यादा फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया पोल्यूशन कम करने में. आफ्टर स्पेंडिंग 901.71 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए. सो इस प्लान का एम था कि डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट किया जाए, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया यानी कि जहाँ पे डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उनको बनाया जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम किया जाए. जो गंगा का मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच है वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में. ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं. यहाँ पे गंगा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या ग्रेव सिचुएशन में है. इट सीम्स कि यहाँ पे जो गंगा का डैमेज है वो रिपेयर ही नहीं करा जा सकता. इस रिवर में प्राइवेट गार्बेज इंडस्ट्रीज़ और इंडिविजुअल्स दोनों मिलके डंप करते हैं. इसका रिज़ल्ट ये है कि यहाँ पे पानी का फ्लो कंपैरेटिवली स्लो हो चुका है. हाउएवर, the gap did not achieve the desired results despite carefully prepared plans and large sums of money spent. Controlling water pollution. सीवेज को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाना चाहिए. ये जो प्लांट है यहाँ से सीवेज जो कि फ्री हो चुका है हार्मफुल कंटामिनेशन से, तब वहाँ पे छोड़ना चाहिए. इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो अपना पोल्यूटेड वाटर डायरेक्टली रिवर्स और लेक्स में डिस्पोज ना करें. उन्हें वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए. ये ज़रूरी होना चाहिए सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए. बेदिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड नियर वाटर बॉडीज़. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. रूरल जगह पे लोगों को प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. सॉलिड वेस्ट मटेरियल को कभी भी अपने आसपास की वाटर बॉडी में फेंकना नहीं चाहिए. प्योरीफाइंग वाटर टू मेक इट पोर्टेबल. जो पानी पीने के लिए सूटेबल है या सही है उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर. लेकिन जो पानी देखने में साफ है, ज़रूरी नहीं कि वो पीने लायक हो. उसके अंदर फिर भी बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हार्मफुल सॉल्ट्स हो सकते हैं जिनसे डिजीजेस हों या कुछ और नुकसान हो. तो जो पानी हमारे नलकों तक पहुंचता है, जो हमारे घर, स्कूल या अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में होते हैं, वो एक पाइप के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पहुंचता है और ये कंसर्न सिविक अथॉरिटीज़ पहुंचाती हैं. ये पानी बहुत सारे सोर्सेज जैसे कि रिवर्स, वेल्स या पॉन्ड्स से पहले लिया जाता है, उसको प्यूरिफाई करा जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें से पानी में जो अनडिज़ायरेबल केमिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं या जो बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं उनको निकाल दिया जाता है. तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस यूज़ होते हैं जैसे कि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड डिसइंफेक्शन. सम सिंपल प्रोसीजर्स आर बाय बॉइलिंग. इफ वाटर इज बॉइल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 minutes, the germs present in it are killed. By filtration. Various filters can filter the water by trapping the bacteria present in it.
Some filters are candle type filters or activated charcoal filters. By treating with chemicals. पोटेशियम परमैंगनेट एक जर्मीसाइड है. ये क्या करता है कि पानी के अंदर के जर्म्स को मार देता है. पानी में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट होता है उसको लाइम से ट्रीट कर देते हैं, और जो एक्सेस फ्लोराइड है वो क्या करता है, वो बोन्स में डिफेक्ट लाता है. क्लोरीनेशन एक दूसरा प्रोसेस है जिससे पानी में क्लोरीन टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है. ये भी डिजीजेस या जर्म्स को मारता है. The accidental leakage of methyl isocyanate gas (MIC) from the Union Carbide factory at Bhopal in 1984 is an example of a sudden buildup of environmental pollution which killed thousands of men and animals. A 100 megawatt power plant releases about 8 lakh metric tons of carbon dioxide in a year. So let us look at the key takeaways from this chapter. Addition of harmful and undesirable substances in air is called air pollution, and the harmful substances which pollute the air are called air pollutants. The sources of air pollution are both natural and man-made. Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide and methane are major air pollutants. Global warming is the increase in the average temperature of the Earth's surface. Smog is a combination of various gases with water vapor and dust. The contamination of water by unwanted and harmful substances such as sewage, toxic chemicals and industrial wastes is called water pollution. Polluted water spreads a number of waterborne diseases. Water should be purified before consumption. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.